नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं। यहाँ पर आज तारीख है 19 जून साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक तरफ तो ईरान और अमेरिका की ऐतिहासिक डील हुई है। अब ऐतिहासिक डील का मतलब यह है कि इससे पहले जब से ईरान के अंदर इस्लामिक शासन है तब से कोई भी डील अमेरिका के साथ ईरान नहीं करना चाहता था, लेकिन समय के साथ जब परिस्थितियां बदली तो बाकायदा डील तो हुई। लेकिन इस डील को लेकर ऐसे ऐसे फैक्ट निकल के सामने आ रहे हैं कि सुनने में ही लग रहा है कि भाई साहब ये डील महज एक शगुफा है, इसके अलावा इस डील की कोई सच्चाई नहीं है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगा और साथ इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि इस डील के बाद बेंजामिन नेतन्याहू बहुत बुरी तरीके से भड़का हुआ है और भड़कने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने वो तमाम बातें बोली हैं जो बातें इस डील को खराब कर सकती है। क्या कुछ कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने, अभी मैं आपको सबूत के साथ सुनाऊंगा। और साथ ही भारत सरकार ने अमेरिका के आगे कंप्लीटली घुटने टेक दिए हैं। जी हां, कंप्लीटली घुटने टेक दिए हैं। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, यह भी अभी आपको सबूतों के साथ बताऊंगा दोस्तों। और साथ ही लेबनान के साथ जो सीज फायर का करार साइन हुआ था उससे बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने आप को अलग कर लिया और अलग करने के बाद डायरेक्ट हमला किया है। और यह हमला कितना इंपैक्टफुल था यह भी आपको पता चलेगा। और साथ ही रशिया और यूक्रेन के बीच एक बार फिर से जंग की आग भड़कती हुई नजर आ रही है। इस वजह से दोस्तों यकीन मानिए आज की जितनी भी खबरें हैं बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की जंग में आप किसके साथ खड़े, इजराइल के साथ या फिर ईरान के साथ, मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक डील साइन हो गई है। जो 14 पॉइंट मैंने आपको पहले भी समझाया था, उन्हीं 14 पॉइंटों पे बाकायदा दोनों देशों ने राजीनामा साइन कर दिया। और इसके बाद यह कहा जा रहा है कि 60 दिनों का, जी हां ध्यान दीजिएगा, ये कोई परमानेंट डील नहीं है, केवल 60 दिनों की ये डील साइन हुई है। जिसका मतलब ये है कि 60 दिन के अंदर दोनों देश एक दूसरे के साथ तमाम मामलों पे बातचीत करेंगे। तमाम जो डील हुई है, डील में जो शर्तें थी उसको चेक किया जाएगा कि भाई कौन सा देश कौन सी बात मान रहा है। जैसे स्टेट ऑफ हार्मूज क्या ईरान खोल रहा है या फिर नहीं खोल रहा। दूसरी वही बात, ईरान अपना तेल बेच पा रहा है या फिर नहीं बेच पा रहा। इधर जो आल फ्रंट वार थी वो बंद हो रही या नहीं हो रही। ये तमाम चीजें 60 दिन तक चेक की जाएंगी, एक दूसरे से डिस्कस किया जाएगा। और उसके बाद अगर 60 दिन तक तमाम चीजें बिल्कुल ठीक रही तो कंप्लीटली सीज फायर हो जाएगा। सेम ऐसा ही जैसे इजराइल और गाजा के साथ हुआ। 60 दिन की सीज फायर की बात हुई, फिर क्या हुआ आपको पता है। फिर 60 दिन सीज फायर की बात लेबनान के साथ हुई, लेकिन इजराइल माना नहीं, उसने हमले जारी रखे। और अब इधर 60 दिन की डील ईरान के साथ हुई है। लेकिन अंतर केवल इतना है कि ईरान काफी ताकतवर है। ईरान ने इनको इतना मारा है कि ये डील तोड़ने के बारे में जल्दी नहीं सोच सकते। लेकिन अमेरिका भले ही इस डील को तोड़ने के बारे में ना सोचे, लेकिन दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू पूरी शिद्दत से लगा है कि ये डील टूट जाए और एक बार फिर से जंग भड़क जाए। क्योंकि आज बाकायदा बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को एकदम दरकिनार करके ये बात बोली कि अगर अमेरिका को ये लगता है कि अगर वो हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, अगर अमेरिका को यह लगता है कि अगर हमारे साथ वो नहीं खड़े होंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो वो गलत है। हमें अकेला भले ही छोड़ दिया जाए लेकिन हम वो करते रहेंगे जो करने के लिए हमने कसम खाई। क्या कुछ कहा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बेंजामिन नेतन्याहू ने, थोड़ा सा सुने आप। 80 years ago in the Holocaust, the Jewish people were totally defenseless against those who sought our destruction. No nation came to our aid. Today, we again confront enemies bent on our destruction. I say to the leaders of the world, no amount of pressure, no decision by any international forum will stop Israel from defending itself. As the Prime Minister of Israel, the one and only Jewish state, I pledge here today from Jerusalem on this Holocaust Remembrance Day, if Israel is forced to stand alone, Israel will stand alone. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सोच सकते हैं कि किस हिसाब से बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बारे में साफ तौर पे इशारा कर दिया है कि इनका जो एजेंडा है कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो जाए, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह खत्म हो जाए, इसके अलावा गाजा की जो जमीन है उस पर कब्जा हो जाए और साथ ही जो बैलिस्टिक मिसाइल रेंज है वो काफी हद तक कम हो जाए। अगर ये तमाम चीजें हो जाती हैं तो ठीक है, और अगर नहीं होती है तो अमेरिका मदद करे या फिर ना करे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बेंजामिन नेतन्याहू अपना मकसद जरूर अंजाम देगा।
इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू ने आज फिर कहा कि बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिस पे काम करना बाकी है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको मुझे करना है। अब ये डायरेक्ट इशारा दोस्तों ईरान और लेबनान की तरफ था, भले ही नाम बेंजामिन नेतन्याहू ने नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ तौर पे लेबनान की तरफ था। आलम इतना भड़क चुका है, मामला इतना बिगड़ चुका है कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे खुद अपने एडवाइजर से कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू को कोई समझा ही नहीं सकता। नेतन्याहू इतना पागल हो चुका है कि वो सबके ऊपर बॉम्ब मारना चाहता है। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने पहली मर्तबा सही कही, चूंकि जैसे ही डील के बारे में पूरी दुनिया में जश्न का माहौल था, इधर इटली ने ऐलान किया कि भाई साहब हम अपनी एम्बेसी को ईरान के अंदर खोलेंगे, यानी जो एम्बेसी अब तक बंद हो गई थी इस जंग की वजह से, हमलों की वजह से। साफ तौर पे इटली ने कहा कि हम 2-4 दिनों में अपनी एम्बेसी खोल देंगे। इधर अरब और अमेरिका ने साफ तौर पे कहा कि हम $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, 100 बोइंग प्लेन ईरान अमेरिका से खरीदेगा। ये तमाम चीजें आपको ऑलरेडी मैंने बताई है। लेकिन इधर सीज फायर को लेकर जश्न का माहौल है, लेकिन अभी आप अपनी स्क्रीन पे खबर देख रहे हैं कि आज सुबह ही बाकायदा इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं लेबनान के ऊपर, ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हालांकि इस हमले में कोई खास कैजुअलिटी नहीं हुई लेबनान को, इस वजह से ईरान नहीं भड़क रहा। लेकिन जिस हिसाब से हमले कर रहा है, जिस दिन कोई कैजुअलिटी हुई आप देखिएगा कि ईरान भड़केगा, और भड़कने के बाद ईरान फिर से तबाही मचाएगा, और तब पूरी दुनिया खामोशी के साथ कहेगी कि देखो ईरान ने सीज फायर तोड़ा है। लेकिन सच्चाई हम सभी जानते हैं दोस्तों, जिनको भी ये लगता है कि ईरान सीज फायर तोड़ेगा तो ईरान अपनी जुबान का बड़ा पक्का है। आज से ठीक 60 साल पहले ईरान में जब रिवोल्यूशनरी गार्ड की सरकार आई थी या फिर इस्लामिक रिवोल्यूशन हुआ था, उसी दौरान IRGC ने कहा था, उसी दौरान आयतुल्लाह खामनेई ने कहा था कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, और आज तक न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया गया। अच्छा, कई सारे लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई साहब अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया है तो 60% यूरेनियम इनरिच क्यों किया? सवाल बड़ा सिंपल सा है कि भाई 60% क्यों किया? क्योंकि 40% 20% तक तो सारे काम हो जाते हैं, 60% करने का मतलब आप न्यूक्लियर की तरफ जा रहे हैं, तो इसके पीछे कहानी है। 10% ही जब ईरान ने अपना यूरेनियम एनरिच किया था, इसी दौरान कुछ साल पहले की बात है, अमेरिका और इजराइल ने जॉइंट ऑपरेशन करके हमला कर दिया था। और जब यह हमला हुआ था तब ईरान ने कहा था कि तुम्हें लगता है कि तुम हमला करके हमें रोक लोगे, अब तक हम 10% पे थे, हम 60% करके दिखा रहे हैं। इसके बाद ईरान ने गुस्से में आके, जिद में आके 60% किया था, और फिर वार्निंग दी थी कि हम 90% नहीं करना चाहते, हमें करने पे मजबूर ना करो, यानी हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहते और हमें बनाने पे मजबूर ना करो, ये ईरान ने कहा था। और 60% की कहानी यही है। इसके अलावा आपने कभी नहीं सुना होगा कि ईरान इस तरफ आगे बढ़ रहा हो कि 60 से 90 की तरफ जाया जाए। खैर, ये तो एक अलग मुद्दा है। तो सीज फायर के बारे में जो मैं आपको समझा रहा था, सीज फायर इजराइल कंप्लीटली चाहता है कि टूट जाए। इसी दौरान दोस्तों चाइना ने भी वो ऐलान किया, जिसके बाद अब इजराइल और अमेरिका डिस्टर्ब है। चाइना ने कहा कि मैं $400 बिलियन ईरान के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। मतलब इस जंग से किसी का फायदा हो या ना हो, ईरान का जबरदस्त फायदा है। चूंकि आप देखिए कि $300 बिलियन अकेले जो मिडिल ईस्ट की कंट्रियां हैं वो और अमेरिका कर रहे हैं, $400 बिलियन के करीब की रकम चाइना इन्वेस्ट कर रहा। इसके अलावा कई सारे ऐसे छुपे हुए एलआई हैं जो खुल के नहीं बोल रहे, लेकिन टाइम टू टाइम वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। खैर, इसी दौरान दोस्तों यूएई के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि यूएई ने अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बाईपास करने का एक प्लान बनाया। मतलब यूएई का प्लान है कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को कंप्लीटली बाईपास करके कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे पूरी दुनिया में अगर जंग चले तो भी हम जिसे तेल बेचना चाहें, जिसे गैस बेचना चाहें, आराम से बेच सकते हैं। यानी मिडिल ईस्ट से जो जंग के बादल हैं वो कंप्लीटली छटे नहीं है, और ये बात बाकायदा यूएई नोटिस कर रहा। और इसी वजह से दोस्तों जो यूएई है वो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा। हालांकि वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो बात की बात है। खैर, पूरी दुनिया में कहीं कोई मसला हो, कहीं कोई जंग हो, और हमारे पड़ोसी भिखारिस्तान की बेइज्जती ना हो, ऐसा हो सकता है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि भिखारिस्तान के एम्बेसडर ने साफ तौर पे कहा था कि भाई साहब सारा काम हमने किया, इस्लामाबाद में बुला बुला के बिरयानी हमने खिलाई, और उसके बाद देखो डील कर ले गया ये अलग अलग ओमान वगैरह, और हमें क्रेडिट नहीं मिल रहा। ये दुख इनका था। अब सुनिए, बाकायदा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपनी मेज पे बैठते हैं, बैठने के बाद पता नहीं क्या दफ्ती उफ्ती लेके साइन वाइन करते हैं, और पूरी दुनिया के आगे से अपने ट्विटर अकाउंट पे वीडियो शेयर करते हैं और दिखाते हैं कि देखो मैंने सीज फायर करवा दिया। अब पूरी दुनिया ने इनका मजाक उड़ा लिया, चूंकि ना इनको सीज फायर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया और ना ही ईरान ने बुलाया। इसके बाद जब इनका मजाक उड़ाया गया तो रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि भाई साहब इन्होंने उस ट्वीट को डिलीट किया, मतलब थूक के चाटा यहां पे। तो ऐसा काम क्यों किया जाए जिससे आपको बेइज्जती हो और आपको थूक के चाटना पड़े। खैर, इसी दौरान दोस्तों भारत के हवाले से एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। मोदी साहब इस समय मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से,
और हमको आपको एक उम्मीद थी कि मोदी साहब जब मिलेंगे तो सवाल पूछेंगे कि भाई हमारी जहाज़ों पे हमला क्यों। खैर चलिए, नहीं पूछना चाहते कोई बात नहीं, 3 लोगों की ही तो जान है, सरकार के लिए क्या बड़ी बात है। लेकिन अब सुनिए, हमें लगा था कि कम से कम हमारे देश के फायदे की बात होगी, कम से कम इतना तो हो। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप मोदी साहब को बैठा के बकायदा बोलता है कि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी की वजह से अमेरिका के अंदर 19.2 ट्रिलियन डॉलर की रकम आ रही है मोदी की वजह से, और उससे हम बकायदा अमेरिका के अंदर फैक्ट्रीज बना रहे हैं, उससे हम बकायदा तरक्की कर रहे हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बकायदा मेंटेन हो रहा, और ये सब मोदी की वजह से है। क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, थोड़ा सा सुने आप। We had in particular some very good conversations with Prime Minister Modi, India, and we're doing trade deals. We're doing a lot of things. A lot of things are happening between the United States and India. The United States is doing the best we've ever done. We have over $19.2 trillion coming in, and we're building factories. We're building everything, and Prime Minister is building a lot in the United States. He's spending a lot of money in the United States, so we appreciate that job. But I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much. इस पूरी वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि 19.2 ट्रिलियन डॉलर भारत से अमेरिका कमा रहा। अब कैसे कमा रहा, इसका जवाब बड़ा साफ है कि भारत अमेरिका के प्रोडक्ट पे 0% टैरिफ लगाता है और अमेरिका भारत वालों पे बढ़ा चढ़ा के 50 तक पहुंचा देता है। भारत कुछ भी करना चाहता है, ट्रंप का इशारा होता है, भारत खामोश हो जाता है। अब मोदी साहब क्यों खामोश हैं वो आपको पता होगा। अब सुनिए, आज टेलीप्रॉम्प्टर मोदी साहब को नहीं मिला। सुप्रिया सुनेत्र जी ने इस वीडियो को शेयर किया, वो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो मोदी साहब पर्ची में कुछ लिख लिख के पढ़ रहे हैं, मतलब पहले से किसी ने लिख के दिया था, पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद फिर वही चीजें बोल रहे हैं, और जैसे ही वो लाइन खत्म हो जा रही कागज चेंज हो रहा, मतलब टेलीप्रॉम्प्टर नहीं मिला तो मोदी साहब पर्चियों में बातचीत कर रहे हैं। वीडियो देखें आप। But we had in particular some very good conversations with Prime Minister Modi, India, and we're doing trade deals. We're doing a lot of. इस वीडियो को लेकर दोस्तों विपक्ष मोदी सरकार के ऊपर बहुत तेजी के साथ हमलावर है, चूंकि मतलब बड़ा साफ है कि अगर आप इतने इंटरनेशनल फोरम पे बातचीत करने गए हैं, आप अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत कर रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारियां करनी पड़ेगी। आपको याद होगा हमने बड़ा मजाक उड़ाया था जब पुतिन के साथ बातचीत करने के लिए शहबाज शरीफ गए थे और कान में उनके ट्रांसलेटर नहीं लग पा रहा था, बार बार वो कोशिश कर रहे थे, नहीं लग पा रहा था, तो हमने खूब मखौल उड़ाया कि अरे कितना गंवार आदमी है, देखो नहीं लगा पा रहा ट्रांसलेटर। इधर हमारा प्रधानमंत्री अगर हाथों में पर्चियां लेके बैठा है, पर्चियां पढ़ रहा है, पर्चियां बांच रहा है, तो फिर क्या इमेज रह जाएगी हमारी। और इसी चीज को विपक्ष ने आज बहुत तेजी के साथ उठाया है, लेकिन आईटी सेल ने इसका जवाब नहीं दिया और गोदी मीडिया ने यह सवाल पूछा नहीं। खैर, जो सवाल वास्तव में पूछने चाहिए गोदी मीडिया को, उन सवालों से भी आज गोदी मीडिया दूर है। आज भोजपुर एक जगह है, वहां पे एक आदमी था जिसका नाम था भरत तिवारी। अब इसने क्या गुनाह किया था क्या नहीं था, ये तो इसका और पुलिस का मसला है, वहां के लोकल लोग जाने, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आदमी इनोसेंट है। लेकिन इसके पास हथियार था, इसे पुलिस गिरफ्तार करने पहुंचती है। जैसे इसे गिरफ्तार करने पहुंचती है, इसको पता था कि भाई साहब मेरा एनकाउंटर हो सकता है, तब इस आदमी ने अपना फेसबुक वीडियो लाइव किया और लाइव वीडियो में इसने कहा कि भैया देखो मैं अपना असलाह फेंक रहा हूं, ना मैं भागने की कोशिश करूंगा, ना ही मैं फायर करने की कोशिश करूंगा, और मुझे गोली नहीं लगनी चाहिए। इतना सब कुछ इसने किया, लेकिन इसके बावजूद भी खबर आती है कि इसका एनकाउंटर हो गया। अब चूंकि लाइव वीडियो डिलीट की नहीं जा सकती थी, ऐसे हाल में अब वहां की जो भोजपुर की पुलिस है वो सवालों के घेरे में है। लेकिन सवाल भी कौन उठा रहे, हम जैसे छोटे लोग। बड़े बड़े चैनल अगर सवाल उठाते तो बात बनती, लेकिन ये सवाल नहीं उठाया जा रहा। मतलब किसी को उठाया, कहीं पे बैठाया, फिर पैर में गोली मार दी और बता दिया वही पुराना स्क्रिप्ट कि जैसे हम इसको पकड़ने गए, हमें मुखबिर से खबर मिली, इसने हमारे ऊपर फायर करने की कोशिश की, काउंटर फायर हमने किया, पैर में हमने गोली मार दी। ये स्क्रिप्ट इतनी घिसी पिटी हो चुकी है कि क्या कहा जाए। और इनकाउंटर का सीधा मतलब मैं आपको बताता हूं, इनकाउंटर का सीधा मतलब होता है कि सरकारी हत्या। भाई सरकार द्वारा किया जा रहा, पुलिस द्वारा किया जा रहा, सरकारी तंत्र द्वारा किया जा रहा, और क्या है। खैर, फांसी क्या है, अगर किसी को होती है, सरकार देती है या फिर कोर्ट देती है, तो फिर क्या है, यही तो है तो कत्ल ही। लेकिन उस सरकारी तंत्र से होता है तो गलत नहीं माना जाता। लेकिन अगर यही फर्जी कोई फंसा के कर दे तो फिर कितना बड़ा गुनाह है। खैर, आप समझदार हैं, आप इस सवाल को उठाइएगा। इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि आज रशिया की राजधानी मॉस्को के ऊपर
बहुत तगड़ा हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है और इस हमले में अभी अलग अलग वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि तगड़ा नुकसान रशिया को हुआ है। ऑयल रिफाइनरियां धू धू करके जल रही हैं और वहां पे आलम बहुत खराब है। मैं चाहूंगा कि 2-3 वीडियो एक बार में देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से वहां का मंजर है और किस हिसाब से वहां पे आग लगी है। और जाहिर सी बात है, अगर रशिया के ऊपर इतने ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं तो रशिया पलटवार करेगा, रशिया विल रिएक्ट। और रशिया जब रिएक्ट करेगा तब पूरी दुनिया कहेगी कि अरे ईरान के शायद ड्रोन से मारा, देखो ईरान के ड्रोन से हो रहा है सब कुछ, अरे देखो क्या कुछ हो रहा। आज डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान निकल के सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर कोई देश ईरान को न्यूक्लियर वेपन देता है तो ये मान के चले कि वो न्यूक्लियर वेपन उसके ऊपर ही गिरेगा। मतलब बार बार वो एक तरह से माइंडसेट लोगों का बनवाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल द्वारा कि ईरान न्यूक्लियर बनाएगा। ईरान ने 2000 बार कहा है कि भैया मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन जब झगड़ा करना है तो फिर वही बात है कि भाई तू बनाएगा, भाई तू करेगा, भाई तू करेगा, यही तो चल रहा है। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, आपकी वीडियो हम टाइम से नहीं देख पा रहे, तो भैया प्लीज़ बेल आइकन आप ऑन कर लीजिए, जरूर ऑन कर लीजिए। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाज़त करें।